बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने NMD कैट का फुल लेंथ पेपर नंबर 2 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला MCQ आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 81, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर। साइक्लोब्यूटेन किस कैटेगरी में आता है? पहली ऑप्शन है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरी ऑप्शन है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तीसरी ऑप्शन है एलिफेटिक कंपाउंड और चौथी ऑप्शन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लोब्यूटेन जो है उसमें चूंकि बेंजीन रिंग नहीं है इसलिए यह एरोमेटिक कैटेगरी में तो नहीं आता, पहली ऑप्शन नहीं है। ये एलिसाइक्लिक कैटेगरी में आता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी इसका आंसर बीटा है। एलिफेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रिंग नहीं होता और हेट्रोसाइक्लिक वो है जिनमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम जो है वो रिंग को बना रहा होता है। तो फिर इसका आंसर बीटा ऑप्शन 81 बीटा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 82, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वन इन ईच क्वेश्चन। हमने सबसे सुटेबल आंसर सिलेक्ट करना है। पहली ऑप्शन है आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मास आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। वो आइसोटोप जिनका एटॉमिक मास जो है वो इवन होता है, वो कहते हैं ज्यादा अबंडेंट जो है वो हमारी इस नेचर में होते हैं। दूसरी ऑप्शन है आइसोटोप विद ऑड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। जिनका एटॉमिक मास ऑड होता है कहते हैं जी वो ज्यादा अबंडेंट है। तीसरी ऑप्शन है आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मास एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। बेटा 5 एलिमेंट हैं जिनसे मिलके अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा बन रहा है। उनमें ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सिलिकॉन है और आयरन है। इन सब का एटॉमिक नंबर भी इवन है और एटॉमिक मास जो है वो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 4 भी है। तो फिर वो वाले आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन हो, एटॉमिक मास भी इवन हो, वो हमारी नेचर में ज्यादा अबंडेंट है। तो इसका सूटेबल आंसर, जो मोस्ट सूटेबल आंसर बनता है वो चार्ली ऑप्शन है। और डेल्टा ऑप्शन आइसोटोप विद इवन एटॉमिक मास एंड ऑड एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट, तो ये बात गलत है। तो 82 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। हमने सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली ऑप्शन इट हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। दूसरी ऑप्शन इट हैज डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। कहते हैं इसमें जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड उनके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, ये बात भी ठीक है। चार्ली ऑप्शन है डबल बॉन्ड हैज फ्री रोटेशन इन इट। डबल बॉन्ड में कहता है फ्री रोटेशन होती है, तो बेटा डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, फ्री रोटेशन नहीं होती। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ही सिस ट्रांस बनते हैं, फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में होती है। तो चार्ली बात इनकरेक्ट हो गई। डेल्टा ऑप्शन है इन द सिस फॉर्म सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। सिस में एक जैसे ग्रुप एक साइड पे आते हैं क्योंकि सिस का लफ्जी मतलब ही सेम साइड है, तो ये बात भी ठीक है। तो 83 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल। जी बेटा देखें, उसने हमें ऑप्शन प्रोवाइड किए और ये पूछा है कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। तो मैंने यहां पे सारे स्ट्रक्चर बना ली हैं, तो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहली ऑप्शन है, BF3 दूसरी ऑप्शन है, मीथेन तीसरी ऑप्शन है और SO2 जो है वो चौथी ऑप्शन है। बेटा जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कम हो उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। जैसे यहां पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टोटल 3 एटम है, इसमें भी जो है ना वो 4 एटम हो गए, इसमें 5 एटम है, इसमें 3 एटम, इसमें 3 एटम है, इसमें 3 एटम है, यानी इनमें बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था। लेकिन यहां पे लॉन पेयर आ गया। लॉन पेयर जो है वो बॉन्ड एंगल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितने बॉन्ड एंगल बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। यहां पे लॉन पेयर एक है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यहां पे कोई लॉन पेयर नहीं है कार्बन के पास, तो इसका बॉन्ड एंगल लीनियर शेप की वजह से 180 है, इसका ट्रायंगुलर फॉर्म की वजह से 120 है, इसका ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल शेप की वजह से 109.5 डिग्री है और ये बेंट शेप है जो कि लेस देन 120 है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कार्बन डाइऑक्साइड का है
180। तो उसने हमसे ये पूछा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 84 में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड एंगल, ज्यादा वैल्यू किसकी है? तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। कहते हैं इनमें कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है या वीकर न्यूक्लियोफाइल है? पहली ऑप्शन है CH3 नेगेटिव, दूसरी ऑप्शन है NH2 नेगेटिव, तीसरी OH नेगेटिव और चौथी है फ्लोरीन नेगेटिव या फ्लोराइड आयन हम इसे कहेंगे। तो बेटा स्ट्रॉन्गर, यहां पे लिख रहा हूं साइड पे, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। लार्ज साइज होना चाहिए एटम का या उस स्पीशी का, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। फ्लोरीन के पास ये दोनों बातें ही नहीं है। फ्लोराइड आयन जो है वो स्मॉल साइज में है और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं करता। इट बिकम अ वीक न्यूक्लियोफाइल। ये जो दोनों शर्तें ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की हैं। वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए इसके बिल्कुल उलट हो जाएगा। तो जब उलट होगा, स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पे फिर जो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, डेल्टा ऑप्शन। तो 85 डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है बेटा, फॉर अ रिएक्शन A+2B goes to C, the amount of the C formed by starting the reaction with 5 moles of A and 8 moles of B। पहली ऑप्शन है 5 मोल्स, दूसरी ऑप्शन है 8 मोल्स, तीसरी ऑप्शन है 16 मोल्स और डेल्टा ऑप्शन है 4 मोल्स। तो 86 का जो आंसर है वो हम कैलकुलेशन से इसको साबित करेंगे। अब देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है। ये बेटा इक्वेशन उसने हमें दी है, A+2B goes to C, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी A का 1 मोल है, B के 2 मोल्स और C का 1 मोल है। अभी ये बैलेंस है। अगर मैं इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये बैलेंस होगी। फर्ज करें मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 इधर बेटा 4 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। यानी A के 2 मोल से C के 2 मोल बनते हैं और B के 4 मोल से C के 2 मोल बनते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मजीद इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, फर्ज करें मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हूं, तो पहली वाली वैल्यू को, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये सारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की वैल्यूज हैं और इसे हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जब B के 8 मोल्स होंगे तो C के 4 मोल्स बनेंगे और उस वक्त A के भी 4 मोल्स होंगे। अगर यहां पे मैं इस पहले वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 5, 10 और ये 5 बनता है। अब बेटा उसने जो हमें क्वेश्चन दिया है वो ये है कि अगर इसके 5 मोल्स हों, इसके 8 मोल्स हों, तो C के कितने मोल्स बनेंगे। अब देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये सारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मोल्स की वैल्यू है। 5 के लिए 10 मोल्स ऑफ B रिक्वायर्ड है, लेकिन इक्वेशन जो हमें उसने प्रोवाइड की है, जो वैल्यू प्रोवाइड की है उसने हमें, उसमें कहता है 8 मोल्स हैं B के, तो 5 के लिए 10 होने चाहिए थे, 10 नहीं है। अब हम इससे ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं कि अगर B के 8 मोल्स हो तो A के 4 मोल्स होने चाहिए, यानी उसका हाफ। 8 का हाफ 4, यहां 4 हैं, ये 4 इससे मिलेंगे, 4 मोल्स C के बन जाएंगे। इसमें B कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जो कंप्लीटली रिएक्टेंट खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। और इस 5 में से 4 मोल्स यूज होंगे। अभी 1 मोल जो है वो एक्सेस में होगा, वो बाकी बच जाएगा। जो बाकी बच जाएगा वो एक्सेसिव है। तो B लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, C के मोल्स आ गए और A एक्सेस में 1 मोल हो गया। तो फिर यहां पे उसने हमसे सिर्फ ये पूछा था कि C की कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास बनेगी, तो C के बेटा 4 मोल्स, यानी डेल्टा ऑप्शन। जी क्वेश्चन नंबर 87 है बेटा, ऑन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज्ड सनलाइट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेशन स्टेप। कहता है इनमें से कौन सा टर्मिनेशन स्टेप है। पहली ऑप्शन है क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और आगे प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 फ्री रेडिकल्स हैं। ये बेटा इनिशिएशन स्टेप कहलाता है, जिसमें सनलाइट की वजह से फ्री रेडिकल्स, 2 फ्री रेडिकल क्लोरीन के बनते हैं। बीटा ऑप्शन में मीथेन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। मीथेन पर जब क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है
तो कार्बन फ्री रेडिकल बनता है प्लस HCl। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये प्रोपागेशन स्टेप कहलाता है। चार्ली ऑप्शन में बेटा दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिल रहे हैं और मिथाइल क्लोराइड बन रहा है, ये टर्मिनेशन स्टेप है। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, हम उसे टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, और यही इसका आंसर है। जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें क्लोरोफॉर्म के ऊपर क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है प्लस HCl। जिस प्रोसेस में कार्बन का रेडिकल बने या क्लोरीन का रेडिकल बने, एक क्लोरीन का रेडिकल दूसरा कार्बन या कोई अल्केन या कोई हेलो अल्केन बन जाए, वो प्रोपागेशन होता है। तो बीटा और डेल्टा प्रोपागेशन है, अल्फा इनिशिएशन है, और जो चार्ली है वो टर्मिनेशन है। तो उसने हमसे टर्मिनेशन पूछा था, तो 87 का आंसर चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन measured under room condition can be obtained from the thermal decomposition of 8.2 ग्राम of calcium nitrate। कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के अगर 8.2 ग्राम हो तो आप ये बताएं कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, और रूम टेम्परेचर RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हमने वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। पहली ऑप्शन है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर, दूसरी ऑप्शन है 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन है 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा उसने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोवाइड कर दी है, हम उसकी मदद से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखें जी, ये बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमें जो चीज प्रोवाइड की जाएगी हमने उसके ग्राम्स लिख लेने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। कैल्शियम नाइट्रेट का जो मोलर मैस बनता है वो 164 है, उसके 2 मोल्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 164। ऑक्सीजन पूछा गया है आपसे, ऑक्सीजन पूछा गया, तो ऑक्सीजन का यहां पे 1 मोल है, 1 मोल मीन 32 ग्राम। अब वो ये कहता है कि कैल्शियम नाइट्रेट के अगर 8.2 ग्राम्स हो तो बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है। अब क्या करना है आपने, उसके नीचे x लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका कि ये 2 × 164 मल्टीप्लाई बाय x हो गया, और इधर 32 मल्टीप्लाई बाय 8.2, ये मल्टीप्लाई होकर ये आ गया इक्वल टू 8.2 मल्टीप्लाई बाय 32। अब ये x इधर ही रहने दें, ये दोनों चीजें उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। पॉइंट खत्म करते हैं, ये पॉइंट खत्म किया जाए तो इसके नीचे 10 आ जाएगा। ये पॉइंट खत्म करने के बाद 82 बन गया। 82 164 से कैंसिल होकर 2 आया, 2 और 2 4 है, ये 4 8 32। अब 8/10 हमारे पास गिवन मैस आ गया, हम 8/10 ही रहने देते हैं, 0.8 करना चाहते हैं लेकिन ठीक है 8/10 ही। 8/10 गिवन मैस डिवाइडेड बाय, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन के, गिवन मैस आ चुका है 8/10 ग्राम, ये गिवन मैस हमारे पास बनेगा, डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा। तो ये बनेगा 8/10 और 32, तो ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 1/4 और 7 उसके 10 आ गया, ऐसे लिख लेते हैं। अब 1/4 का मतलब है 0.25 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन गया 0.025। ये बेटा मोल्स आ गए हमारे पास। मोल्स जब हमने ऑक्सीजन के फाइंड आउट कर लिए, अब मोल्स को हमने मल्टीप्लाई करना है रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर जो भी वॉल्यूम की 1 मोल की वैल्यू होती है, तो वो 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू आती है। तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये पॉइंट खत्म करते हैं 1000, 1000 आ गया, ये 1000 बेटा इससे कैंसिल हो गया। 24 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 600 आंसर आता है। तो 600 जो आंसर हमारे पास आया है बेटा वो है डेल्टा ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आ गया 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी आर 3,5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप when second group is introduced into the benzene ring। कहते हैं कौन सा 3,5 या मेटा डायरेक्टर है जब सेकंड ग्रुप बेंजीन पे आके लगता है। नंबर 1 पे NH2 है,
नंबर 2 पे एल्डिहाइड है, नंबर 3 पे कार्बोक्सिलिक है, नंबर 4 पे मिथाइल है। तो बेटा जो अमाइनो ग्रुप है और जो मिथाइल है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं, यानी 1 4 ऑर्थोपैरा हो गए, 2 और 3 जो है ये मैटर डायरेक्टर है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मैटर डायरेक्टर होते हैं, तो 2 3 जो है वो लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन में, तो 89 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड फॉर आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एक्सेप्ट। कहते हैं क्वेश्चन उसमें सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के लिए करेक्टली मैच कर रही हैं सिवाय एक के। पहले नंबर पे आयनिक बॉन्ड के लिए लिखा हुआ है इट इज फाउंड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एलिमेंट। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है दूसरे एलिमेंट को, तो ये बात ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, तो ये बात भी ठीक है। बीटा ऑप्शन आयनिक बॉन्ड में लिखा हुआ है द माइग्रेटेड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द ओनली वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, कि आयनिक बॉन्ड में जो माइग्रेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एक एटम से बिलोंग करता है, दूसरा उससे सिर्फ गेन कर रहा होता है। जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम से बिलोंग कर रहा होता है। आयनिक बॉन्ड में चार्ली ऑप्शन लिखा हुआ इट इज डायरेक्शनल बॉन्ड, तो ये गलत है। आयनिक बॉन्ड हमेशा नॉन डायरेक्शनल होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड में लिखा हुआ है नॉन डायरेक्शनल, वो हमेशा डायरेक्शनल होता है, तो ये चार्ली ऑप्शन उलट लिखी हुई है, यानी फिर यहां पे इनकरेक्ट हो गई। और डेल्टा ऑप्शन इट इज शोन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द बॉन्डेड एटम, ठीक है। और जो कोवलेंट बॉन्ड इट इज शोन बाय स्मॉल लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर अल्कीन बाय। कहते हैं कौन सा मेथड अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता या किसी अल्कीन नहीं बनता। पहले नंबर पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से बेटा हमेशा अल्कीन बनता है, पहली बात जो ना ठीक है कि अल्कीन बनता है। उसने कहा था कौन सा मेथड से अल्कीन नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इससे भी अल्कीन बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड चार्ली ऑप्शन, इससे भी अल्कीन बनता है। डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, टेट्राहैलाइड की जब आप डिहैलोजिनेशन करते हैं तो बेटा ये अल्काइन बन जाता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, यहां पे लिख रहा हूं। जिंक जो है वो एक वक्त में 2 हैलोजन को यहां से रिमूव करता है। अगर 2 जिंक यूज किया जाए, एक जिंक इन 2 हैलोजन को रिमूव करेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। दूसरा जिंक इन 2 हैलोजन को रिमूव करेगा, एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इथाइन जो है वो इस मेथड से बनाया जाता है, डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। तो ये अल्काइन बनाने के लिए है, अल्कीन बनाने के लिए ये वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फिर 91 का जो आंसर बना वो डेल्टा ऑप्शन, जो कि क्वेश्चन था कि भाई कौन सा मेथड अल्कीन बनाने के लिए यूज नहीं होता, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल इज गिवन बाय। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल हम कैलकुलेट करते हैं बाय 4l+2 या 2 ब्रैकेट 2l+1। तो ये ऑप्शन जो है वो मैच करती है बीटा ऑप्शन, क्योंकि अल्फा ऑप्शन में 2 फिर ब्रैकेट 2l-1 लिखा हुआ, तो ये गलत है। बीटा ऑप्शन 2 फिर 2l+1 और यही इसका आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 93 व्हेन एक्सेस मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन द मिक्सचर ऑफ हैलोजन अल्केन आर ऑब्टेन्ड। कहते हैं जब एक्सेस मीथेन को आप क्लोरीन से मिलाते हैं तो एक मिक्सचर हमें हासिल होता है जिसमें हैलोजन अल्केन से आके जुड़ते हैं और बारी बारी उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। कंडीशन फॉर द रिएक्शन इज आर, कंडीशन क्या होंगी। पहली ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में क्लोरीन मीथेन से रिएक्शन नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये भी गलत है। चार्ली ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट, यही इसका आंसर बेटा। डिफ्यूज सनलाइट में क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इनिशिएट करते हैं। तो 93 का चार्ली ऑप्शन आंसर है। डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये भी गलत है। तो 93 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पीशी। ये बेटा याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो स्मॉलेस्ट साइज में होते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉलेस्ट साइज। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लिखा है कि पॉजिटिव आयंस का जो रेडियस है या रेडियाई है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। उसके बाद कोवलेंट जो है ना वो आ जाते हैं, यानी वो वाले एटम
जिनमें दो एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनमें एक एटम का जो रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस कहलाता है, वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। फिर वैन वाल रेडियस, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, दो एटम आपस में जुड़े और उनमें वैन वाल फोर्सेस हो, तो वो वैन वाल फोर्सेस जितना अलाउ करती हैं दो एटम्स को एक दूसरे के करीब आने पे, उस वक्त जो एक एटम की बाउंड्री है वो वैन वाल रेडियस जो है ना वो कहलाती है। टोटल बाउंड्री का हाफ कर लिया जाता है, वो रेडियस बन जाता है। तो हाईएस्ट जो या लार्जेस्ट रेडिया है वो नेगेटिव आयन का होता है। तो नेगेटिव आयन लार्जेस्ट, फिर वैन डर वाल, फिर कोवलेंट और फिर पॉजिटिव। तो ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर बेटा मैच करता है हमारी जो ऑप्शन यहाँ पे दी गई 94 में, चार्ली ऑप्शन। आर पॉजिटिव ग्रेटर देन, उसके बाद उसे कोवलेंट रेडियाई ग्रेटर हो गया, फिर वैन डर वाल रेडियस उससे ग्रेटर हो गया और नेगेटिव सबसे ज्यादा हो गया। तो 94 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, in addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon constituting the double bond which has the least number of hydrogen atom. This is in accordance to, ये जो डेफिनेशन है ये बेटा मार्कोनिकोव रूल की है और वो पहली ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, तो 95 का अल्फा आंसर हो गया। लेकिन बेटा ऑप्शन है सिज्विक मैक्सिमम कोवलेंसी रूल। सिज्विक ने वेसिपर थ्योरी बताई थी कि जिसमें एक एटम दूसरे के साथ अपनी वैलेंसी को, वैकेंसी को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है ये सिज्विक मैक्सिमम कोवलेंसी रूल की डेफिनेशन नहीं है। जो चार्ली ऑप्शन है एंटी मार्कोनिकोव रूल, ये किसी भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की मौजूदगी में होता है, जो मार्कोनिकोव रूल है उसके बिल्कुल उलट हो जाता है। और जो हुंड्स रूल है उसमें इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अलग-अलग रहना पसंद करते हैं विद सेम स्पिन। तो 95 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो क्या है? प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, तो प्रोटॉन का +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी चार्ली ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 96 का चार्ली ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 है बेटा, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द IUPAC इज, जो बेटा CH2 डबल बॉन्ड C के साथ CH3 है, फिर CH2 है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इस स्ट्रक्चर को देखें जरा, इसमें बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोथ एंड से सेम नंबर पे आ रहे हैं, यानी अगर इधर से नंबरिंग की जाती है तो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है। तो अगर इस तरह से हो जाए, ये नंबरिंग लिख रहा हूं, अगर इस तरह से हो जाए कि एक एंड से नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, दूसरे एंड से नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को, यानी वो नंबरिंग ठीक होगी जिसमें डबल बॉन्ड स्मॉलेस्ट नंबर पे आएगा। ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो फिर अब इसका नेम क्या बनेगा? हम इस नंबरिंग को मिटा देते हैं, इसका नेम लिखते हैं। इसमें 2 पे मिथाइल है तो ये 2 मिथाइल बन जाएगा, फिर 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पेंटेन, 5 कार्बन की वजह से इन वर्ड पूरा नहीं लिखा जाता, एन लिखा जाता है, और 4 पे फिर ट्रिपल बॉन्ड है, 4 आइन, तो ये बन गया 2 मिथाइल 1 पेंटेन 4 आइन। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ये जो आंसर है ये जिस ऑप्शन से मैच करता है वो ऑप्शन है बेटा बीटा ऑप्शन, 2 मिथाइल 1 पेंटेन 4 आइन। तो 97 बीटा आंसर। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 98, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हेलोजन विच रिएक्शन इज पॉसिबल। कहता ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिहाज से जो हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो कहते कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा? पहले रिएक्शन में I2 + 2 Cl नेगेटिव गोज टू Cl2 + 2I नेगेटिव। यहां पे ये हो रहा है कि आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। बेटा आयोडीन लार्जेस्ट साइज में होता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, गेन नहीं करना चाहता। और क्लोरीन से तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इसके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखें जरा। अगर ये सारे नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन में आयोडाइड आयन ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन को दे सकता है, फ्लोरीन को दे सकता है, इनसे ले नहीं सकता, डोनेट कर सकता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपनी ऑक्सीडेशन करे, ये लूज कर सकता है।
इसी तरह ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्लोरीन के सामने, फ्लोरीन के सामने। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है फ्लोरीन के सामने, अपने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा। फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। अब इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जब होगी बात तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो देखें जरा, पहली ऑप्शन में आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जबकि आयोडीन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, गेन नहीं। पहला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरे रिएक्शन में ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडाइड आयन ब्रोमीन, जो मैंने अभी आपके सामने बात लिखी थी, उसमें आयोडाइड आयन ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड बन सकता है, आयोडीन अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ सकता है। तो बीटा ऑप्शन ठीक है, दैट इज पॉसिबल रिएक्शन। चौथी ऑप्शन में क्लोरीन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। फ्लोरीन कभी भी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, या क्लोरीन फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। चार्ली पॉसिबल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में आयोडीन ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यह भी इम्पॉसिबल है। तो फिर 98 का सिर्फ एक रिएक्शन पॉसिबल है, जो कि बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। तो बेटा देखें, 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन ये आपके सामने लिखा है, ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया। टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN1 में क्या होता है कि एक्वस मीडियम की वजह से, पोलर सॉल्वेंट की वजह से रिएक्शन में पहले कार्बोकैटाइन बनता है, यानी इससे जो कार्बोकैटाइन बनेगा, अब कार्बोकैटाइन कैटाइन एनाइन का बनना हमेशा हेट्रोलिटिक फिशन के जरिए होता है, यानी कार्बन ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन से महरूम हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटाइन बन जाएगा। फिर उस पे सेकंड स्टेप पे OH अटैक करेगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो फिर हेट्रोलिटिक फिशन जो है वो पहले स्टेप में होनी चाहिए, एंड देन रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो फिर इस केस में हमारे पास जो हेट्रोलिटिक फिशन, हमने ये देखना है कि वो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। पहली ऑप्शन देखें, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन अ कार्ब एनाइन। तो ये गलत हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है। दूसरा ऑप्शन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटाइन, यही इसका आंसर है बेटा, क्योंकि चार्ली और डेल्टा में होमोलिटिक बॉन्ड जो ना फिशन लिखी हुई है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो 99 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है बेटा, 3 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट एटॉमिक ऑर्बिटल। कहता है 3 क्वांटम नंबर हमें चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्वांटम नंबर। हमने क्वांटम नंबर के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से शो करते हैं। दूसरा ऑप्शन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को L से शो करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से शो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। बीटा ऑप्शन है साइज ऑफ द शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में साइज ऑफ द शेल के बारे में बताता है, बिल्कुल ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ सब शेल्स इन द शेल के बारे में जो ना बताता है, बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल के बारे में बताता है, बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन में लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल 2n² फार्मूले से पता चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर चार्ली ऑप्शन में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल 2l+1, तो ये गलत हो गया, ये 2 × 2l+1 होता है। तो यहाँ पे ये चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। और जो ना चार्ली ऑप्शन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल n²। तो एक किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, सिर्फ n² फार्मूले से नहीं पता चलते। तो ये वाली बात भी गलत हो गई, यानी ओवरऑल ये थर्ड फिर जो है वो गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ठीक है। एजीमुथल जो ना क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये भी ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये भी ठीक है। तो 100 में चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 101 है बेटा, उसने OH को अटैक करवाया वो मिथाइल ब्रोमाइड पे, फिर एक इंटरमीडिएट स्टेप और फिर एंड पे अल्कोहल और ब्रोमाइड एंड सेपरेट हो गया। ये बेटा SN2 मैकेनिज्म का रिएक्शन है। इन द अबव रिएक्शन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज, SN2 में हम ये पढ़ के आते हैं कि देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जो स्ट्रक्चर है वो 100% इन्वर्ट हो जाता है। तो पहली ऑप्शन है 100% सेम ऑफ द कॉन्फिगरेशन, गलत। 50% रिटेन्ड, ये भी गलत। 50% इन्वर्टेड, ये भी गलत। ये SN1 में होता है। डेल्टा ऑप्शन 100% ऑपोजिट फ्रॉम द कॉन्फिगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। तो 101 का आंसर डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, when copper sulfate is electrolyzed in aqueous solution using copper electrode, then the substance which deposit at the cathode is। कहते हैं जी कॉपर सल्फेट को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करते हैं एक्वस सोल्यूशन में,
तो कौन सी चीज कैथोड पे आके डिपॉजिट होगी? तो पहले हम जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। बेटा देखिए, कॉपर सल्फेट जब वाटर में आयोनाइज होगा, कॉपर सल्फेट के आयन बनेंगे, उसी वक्त वाटर के भी आयन बनेंगे। अब दो पॉजिटिव आयन है, कैथोड नेगेटिव प्लेट है, तो कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। जो सीरीज में जितना नीचे वो उतनी जल्दी कैथोड के पास जाएगा। तो कॉपर कैथोड के पास जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल मेटल में चेंज हो जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर बना बेटा वो अल्फा ऑप्शन, कॉपर मेटल कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगी। तो 102 अल्फा आंसर। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली पुअर लिविंग ग्रुप? कहते हैं इनमें कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप है जो जल्दी जो है ना वो किसी भी अल्काइल ग्रुप से अलहदा नहीं होता? तो पहली ऑप्शन है NH2 नेगेटिव, दूसरी ऑप्शन है Br नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है HSO4 नेगेटिव और लास्ट ऑप्शन है Cl नेगेटिव। बेटा जितना लार्जर साइज में न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और अगर वो जो ना वो कार्बन से अलहदा होने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाए तो वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप मजीद बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक Br नेगेटिव हो गया, आयोडाइड नेगेटिव हो गया, HSO4 नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये लार्जर साइज एटम्स हैं, ये आसानी से कार्बन से अलहदा हो जाते हैं, तो दे आर गुड लिविंग ग्रुप। और जो NH2 नेगेटिव है इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, स्मॉलर साइज भी है, इसका नाइट्रोजन से स्टेबल बॉन्ड बनता है, तो ये बैड लिविंग ग्रुप हो जाता है। इसी तरह RO ग्रुप हो गया, अल्कोक्सी ग्रुप हम उसे कहते हैं, और OH ग्रुप हो गया, ये बैड लिविंग ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन फिर NH2 नेगेटिव ये बैड लिविंग ग्रुप बन जाता है, या पुअर लिविंग ग्रुप हम इसे कहते हैं। तो 103 का आंसर अल्फा ऑप्शन। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 104 है, अंडर व्हाट कंडीशन वैन डर वाल गैस इक्वेशन इज रिड्यूस्ड टू जनरल गैस इक्वेशन? कहता है किस कंडीशन पर जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है वो जनरल गैस इक्वेशन बन जाती है। अब वैन डर वाल गैस इक्वेशन जो है वो जनरल गैस इक्वेशन बनने का मतलब है कि वो गैस आइडियल गैस हो जाए। तो बेटा गैस आइडियल गैस कब होती है? जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें और प्रेशर को लो कर दें। तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर हो जाती हैं, वो ज्यादातर गैस रह सकती है, वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करना शुरू कर देती है। तो पहली ऑप्शन है एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, गलत। दूसरी ऑप्शन है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, गलत। तीसरा ऑप्शन है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये बड़ा इसका आंसर है। और डेल्टा ऑप्शन है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इस पे तो गैस लिक्विफाई हो जाती है, जब वो गैस लिक्विफाई होती है तो आइडियल नहीं रहती, तो वो आइडियल जब नहीं रहती तो फिर वैन डर वाल इक्वेशन को फॉलो करती है। तो फिर उसने कहा हुआ था कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन इज रिड्यूस टू, यानी वो रिड्यूस होके जनरल गैस इक्वेशन बन जाए, यानी आइडियल गैस इक्वेशन बन जाए। तो बेटा इसका आंसर चार्ली ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिनोल। फिनोल के बारे में हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली ऑप्शन इट कंटेन OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग, ये सही है। इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एथेनॉल, ये भी सही है। चार्ली ऑप्शन है इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन रिंग, ये भी सही है। डेल्टा ऑप्शन इट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द लोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो ये गलत है। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन द बेंजीन रिंग। तो 105 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106 है बेटा 1489 यानी 1489 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वाटर विल बॉयल एट। कहता है इस प्रेशर पर वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? जब इतना ज्यादा प्रेशर हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो बेटा इस वक्त बॉइलिंग इस प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अल्फा ऑप्शन। जो 69 है वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर 323 टॉर होना चाहिए, 100 पे 760 टॉर होना चाहिए या मिलीमीटर मर्करी होना चाहिए, 98 पे 700 मिलीमीटर मर्करी या टॉर होना चाहिए। तो 106 का आंसर बना अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल बेटा वो होता है जिसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो। तो देखें अल्फा ऑप्शन में जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। बीटा ऑप्शन में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। चार्ली ऑप्शन में भी OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। और जो डेल्टा ऑप्शन है उसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल पूछा था, अल्फा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 108,
कंसिडर द शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा ये शेप्स आपके सामने हैं, इसमें से पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डम्बल शेप्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कहते हैं कौन से डम्बल शेप हैं, तो पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप होते हैं और वो सेकंड स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। जो 1 है वो एस है, जो 2 है वो पी है, जो 3 है वो बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स की शेप है और जो 4 है वो ऑन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स की शेप है। तो फिर इसका आंसर हो गया 2 ओनली, यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जितना एलिमेंट सीरीज में ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जितना वो हाइड्रोजन से नीचे है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फिर यहाँ पर जो कैडमियम पहली ऑप्शन है, निकल दूसरी ऑप्शन है, सिल्वर और मरकरी ये तीसरी और चौथी ऑप्शन है। सिल्वर और मरकरी ये हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये तो कैटेगरी से बाहर हो गए। अल्फा बीटा कैडमियम और निकल ये हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अब इन दोनों में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो सीरीज में ज्यादा ऊपर होगा। तो कैडमियम निकल से ऊपर है, इसलिए कैडमियम ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी 109 का अल्फा ऑप्शन। 110 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट बेटा वो कीटोन देते हैं जो मिथाइल कीटोन कहलाते हैं, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो, या आप उसे 2 कीटोन भी कह सकते हैं। तो देखें पहली ऑप्शन है मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बीटा ऑप्शन है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, इसमें कहीं मिथाइल नहीं है, लिहाजा ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। चार्ली ऑप्शन डाई मिथाइल कीटोन, मिथाइल आ गया, कीटोन ग्रुप के साथ मिथाइल अटैच है, 2 कीटोन है, 2 प्रोपेनॉन भी कहते हैं इसे, ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। इसी तरह डेल्टा ऑप्शन में 2 हेक्सानॉन है, ये भी मिथाइल कीटोन ही कहलाता है, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो 110 में इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, चूंकि मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली जो है ना वो कीटोनिक ग्रुप से अटैच नहीं है, सी डबल बॉन्ड उससे अटैच नहीं है, इसलिए 110 का आंसर बीटा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। डेल्टा इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच एंथैल्पी है। कहते कौन सी बात इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के लिए करेक्ट नहीं है। पहली ऑप्शन है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी, का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी बराबर होती है अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, एंथैल्पी बराबर होती है अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ठीक है। डेल्टा ई बीटा ऑप्शन जो है वो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा भी ठीक है, और उधर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, ये भी ठीक है। चार्ली ऑप्शन में डेल्टा ई इज मेजर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा एच इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ठीक है। चार्ली ऑप्शन में ही डेल्टा एच के नीचे डेल्टा एच इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 111 में डेल्टा ऑप्शन है बेटा क्यू वी इज ग्रेटर देन क्यू पी, तो ये गलत है। क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी होता है क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा जो है ना वो कंटेनर में आती है, कांस्टेंट वॉल्यूम में जगह थोड़ी होती है, तो लेस वॉल्यूम पे लेस हीट कंटेन होती है। जो कांस्टेंट प्रेशर उसमें पिस्टन मूवेबल होता है, पिस्टन मूवेबल होता है तो ज्यादा स्पेस अवेलेबल होती है, उसमें ज्यादा हीट ऑक्यूपाई कर सकती है। तो क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी, तो इस वाले से डेल्टा ऑप्शन हो गई इनकरेक्ट, और उधर क्यू पी इज इक्वल टू पी वी लिखा हुआ, ये भी गलत है। तो 111 में डेल्टा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 112, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड ड्यू टू। कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की निस्बत लेस होती है, क्यों? पहली ऑप्शन है दे हैव ग्रेटर स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ बल्की ग्रुप से अटैच होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो आसान नहीं रहता, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है, पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन है दे हैव मोर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप। इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। जो मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप होते हैं वो कार्बोनाइल के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों बातें ठीक है, यानी चार्ली आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो 112 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड। कहते हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करें कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो एक्सपेंड ना करे, वॉल्यूम ना बढ़े, हालांकि हम उसका मैस भी बढ़ा दें।
कि अगर मैस इंक्रीज भी कर दें, मैस इंक्रीज होने से वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, लेकिन कहता है हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करें कि वॉल्यूम रिमेन सेम रहे। तो पहली ऑप्शन है टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम कम होता है, मैस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से हमने वॉल्यूम को दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पे लेके आना जो मैस बढ़ाने से पहले था, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वॉल्यूम दोबारा से असली हालत पे आ जाए। तो फिर अल्फा इसका आंसर है बेटा। बीटा ऑप्शन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ये तो आंसर नहीं बनता। तीसरी ऑप्शन में टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर लोअर्ड, अगर आप दोनों कम कर देंगे तो प्रेशर कम करने से वॉल्यूम फिर बढ़ जाएगा, तो चार्ली ऑप्शन भी नहीं बनती। टेम्परेचर प्रेशर बोथ आर इंक्रीज, ये भी नहीं पॉसिबल हो सकता, तो 113 का अल्फा आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 114, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट विद बोथ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड टॉलरेंस रिएजेंट। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन हो, ये दोनों अल्कोहल बनाते हैं, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, और टॉलरेंस रिएजेंट से सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन कर सकता है। तो कहता है कि जी कौन सी ऐसी चीज है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड और टॉलरेंस रिएजेंट दोनों से रिएक्शन कर सकती है, तो एल्डिहाइड ही बनते हैं, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड ही परफॉर्म करते हैं या उनके साथ रिएक्शन करते हैं। तो 114 का अल्फा ऑप्शन एल्डिहाइड ओनली, क्योंकि बीटा ऑप्शन में कीटोन ओनली लिखा हुआ है और चार्ली ऑप्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लिख दी है, तो सिर्फ एल्डिहाइड ही हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कर सकते हैं, तो 114 का अल्फा ऑप्शन। 115 है बेटा, लैटिस एनर्जी इज डिटरमिन्ड बाय बोर नंबर साइकिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक स्टेप। कहते हैं कौन सा एक्सोथर्मिक है। और देखें पहली ऑप्शन में पोटाशियम सॉलिड से पोटाशियम गैस बनाना है, जब सॉलिड से आप गैसियस आइटम बनाते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है जो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, तो पहली ऑप्शन एंडोथर्मिक हो गया प्रोसेस। दूसरे ऑप्शन में गैस से आपने गैसियस आयन बनाना है, गैसियस आयन बनाने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंडोथर्मिक हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन में हाफ ब्रोमीन लिक्विड से ब्रोमीन गैस, यानी अगेन लिक्विड से गैस आप एटमाइजेशन कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंडोथर्मिक। डेल्टा ऑप्शन में आप ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन की नेगेटिव होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और 115 का यही आंसर है, यानी डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116 है बेटा, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस वाटर एक्सेप्ट। कहता है एथेनोइक एसिड सबके साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है सिवाय एक के। पहली ऑप्शन एथेनॉल, एथेनॉल एथेनोइक एसिड दो चीजें बनाते हैं, एस्टर एंड वाटर, वाटर बन रहा है। दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है और एथेनोइक एसिड एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है, प्लस इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, तो वाटर का पूछा था, वाटर बन रहा है जी। चार्ली ऑप्शन में कास्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड से मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, इसमें भी वाटर बन गया। सिर्फ सोडियम, जब एथेनोइक एसिड को सिर्फ सोडियम से मिलाएंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, यानी यहाँ पे वाटर नहीं बनता, तो 116 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 117, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एक्सेप्ट। कहते हैं तमाम जो फैक्टर्स हैं वो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं सिवाय एक के। पहले नंबर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये वेपर प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा वेपर प्रेशर कम। दूसरे नंबर पे साइज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो वेपर प्रेशर के साथ रिलेट कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है, साइज जो है ना वो जितना ज्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। और लास्ट है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, तो 117 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118, बेटा उसने हमें इक्वेशन दी है, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन रिएक्शन। कहता है उसने रिएक्शन प्रोवाइड किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिला के एक्स बनाया है, फिर उसको हीट करके वाई बनाया है, फिर उसको जो ना वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ एसिड की मौजूदगी में जी बनाया है। तो कहता है इन द अबव रिएक्शन लेटर्स एक्स वाई जी शो द सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। तो हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, फिर हम इसके ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो देखें जी बेटा ये एस्टिक एसिड है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट है जी कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को आप यूं भी लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए हम इस तरह से भी लिख देते हैं, ये जी कैल्शियम एसीटेट लिख लिया।
कैल्शियम एसिडेट को बेटा जब हीट किया जाएगा, ड्राई डिस्टिलेशन की जाएगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये इतना हिस्सा सेपरेट हो जाएगा, CaCO3 अलहदा हो गया, बाकी बच गया CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, यानी एसीटोन कीटोन बच गया। ये बेटा हमारे पास ये X आ गया, ये Y बन गया, यानी पहले नंबर पे कैल्शियम एसिडेट, दूसरे नंबर पे कीटोन आ गया हीट होने के बाद। तीसरे नंबर पे जब हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाएगा जो कि एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा, जहां पे ऑक्सीजन है वहां पे जो ना वो नाइट्रोजन आ जाता है और ये OH आ जाता है, यानी ये जो NH2OH का हाइड्रोजन है H2 है, ये उस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना देता है, वो अलहदा से प्रोडक्ट है, और इसकी जगह पे नाइट्रोजन और OH ये वैसे के वैसे ही आ जाता है, ये ऑक्साइम बन जाता है, ये प्रोपानोन ऑक्साइम कहलाता है। तो अब हमने देखना है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं ये किस ऑप्शन के साथ मैच करते हैं। तो बेटा पहली ऑप्शन में देखें कैल्शियम एसिटेट है, फिर कीटोन है, और फिर उसने जो ना वो प्रोपानोन ऑक्साइम लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड लिखा हुआ है। चार्ली ऑप्शन में उसने एंड पे यूरिया लिखा हुआ है, वो भी पॉसिबल नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में उसने शुरू में कैल्शियम फॉर्मेट लिखा हुआ है, वो भी पॉसिबल नहीं है, कैल्शियम एसिडेट होना चाहिए। बीटा ऑप्शन में भी कैल्शियम एसिडेट लिखा हुआ था शुरू में, तो इस लिहाज से ना बीटा ना चार्ली ना डेल्टा कोई ऑप्शन नहीं बनती सिवाय अल्फा के, तो 118 का अल्फा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 119 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, कहता है किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी बेटा दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन और साइज ऑफ नेगेटिव आयन। अब देखिए तीन ऑप्शंस में अल्फा बीटा और डेल्टा में क्लोरीन नेगेटिव आयन है, क्लोरीन स्मॉलर साइज नेगेटिव आयन है, और जो चार्ली ऑप्शन उसमें ब्रोमीन नेगेटिव आयन है, ब्रोमीन लार्जर साइज नेगेटिव आयन है। ब्रोमाइड वाली तो ऑप्शन वैसे ही कैटेगरी से निकाल दें क्योंकि उसमें ब्रोमाइड नेगेटिव जो है वो लार्जर साइज में हो गया। अब सोडियम, पोटाशियम और लिथियम इन तीनों में नेगेटिव आयन सेम है। अब हमने देखना है कि पॉजिटिव आयन स्मॉलेस्ट किस केस में है, तो लिथियम का जो साइज है वो सोडियम पोटाशियम से लेस है, तो लिथियम भी स्मॉलर, क्लोरीन सब में सेम था, क्लोरीन भी ब्रोमीन के मुकाबले में स्मॉलर, तो यहां लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यानी 119 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनोल व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, कहते हैं फिनोल के किस रिएक्शन में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो आप जानते हैं कि फिनोल का जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जो है वो फिनोल का कन्फर्मेटरी टेस्ट है और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो देखें पहले ऑप्शन में फिनोल को नाइट्रिक एसिड से मिलाया, इसमें कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते। दूसरे ऑप्शन में फिनोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया, इसमें सोडियम फिनोक्साइड बनता है, कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं होते। चार्ली ऑप्शन में ब्रोमीन के साथ फिनोल को मिलाएं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं और यही इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन में फिनोल को एसिटाइल क्लोराइड से मिला के एस्टर बनाया फिनाइल एसीटेट, इसमें भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते, तो 120 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है बेटा, which of the following statement about the ionic solid, covalent solid and molecular solid is incorrect, कहते कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले नंबर पे जो पहली ऑप्शन में प्रॉपर्टीज के हवाले से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, कोवलेंट सॉलिड का वेरी वेरी हाई होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड इसका लो होता है, पहली बात ठीक है। बीटा ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, आयनिक सॉलिड जो है वो नॉन कंडक्टर होते हैं जब सॉलिड स्टेट में हो, कोवलेंट सॉलिड हर हालत में नॉन कंडक्टर है सिवाय ग्रेफाइट के क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्टर है, और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये नॉन कंडक्टर है लेकिन जो HCl है जब उसे वाटर में डाला जाएगा तो कंडक्टर हो जाता है, तो ये ठीक हो गया। चार्ली ऑप्शन है बेसिक बॉन्डिंग, आयनिक सॉलिड में आयन्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल फोर्सेज हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, ये उसको सॉलिडिफाई कर रही होती हैं, तो ये चार्ली ऑप्शन भी ठीक हो गई। डेल्टा ऑप्शन में सॉलिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है, आयनिक सॉलिड के बारे में लिखा हुआ सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये गलत है, आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। कोवलेंट सॉलिड लिखा हुआ रैपिडली सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये गलत है, कोवलेंट सॉलिड जो है वो ज्यादातर जैसे डायमंड है या ग्रेफाइट है ये तो किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं होते, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ पोलर कंपाउंड एंड नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये वाली बात भी गलत है, पोलर पोलर में नॉन पोलर में, तो 121 का डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 122, रेगुलर कॉइलिंग और zigzagging of the polypeptide chain caused by the hydrogen bonding between the NH and C double bond O group of the amino acid near each other in the chain give rise to। जो कहता है कि रेगुलर कॉइलिंग या zigzagging जो है वो पॉलीपेप्टाइड में तब होती है जब उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में उसने बता दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो NH और C डबल बॉन्ड O के दरमियान क्रिएट होती है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में दो चेन एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, जब वो पहली दफा आपस में कॉइलिंग करती हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो पहली ऑप्शन प्राइमरी स्ट्रक्चर है, दूसरी ऑप्शन टर्शियरी स्ट्रक्चर है, तीसरी क्वाटरनरी है और चौथी सेकेंडरी, और यही बेटा इसका आंसर है। जब पहली दफा कॉइलिंग होती है, जिगजैगिंग होती है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो आपस में दोबारा जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे या दोबारा कॉइलिंग करें, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर वो आपस में मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लें तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अभी यहाँ पे रेगुलर कॉइलिंग या जिगजैगिंग की बात हो रही थी, तो ये पहली दफा की कॉइलिंग है, इसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जो है वो कहते हैं। तो 122 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 123, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी। कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में स्टेटमेंट्स को देखें। पहली ऑप्शन है डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी ठीक है। इट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, ये भी ठीक है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक होती है, ये भी ठीक हो गया। तो ये सारी बातें ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 1 2 3 4 डेल्टा ऑप्शन, यानी सारी बातें ठीक है। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर है 124, द एस्टर CH3 CH2 CH2 COO फिर CH3 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमा ऑफ एप्पल। एप्पल की जो खुशबू है वो कहता है इस एस्टर की वजह से होती है। When this ester is hydrolyzed by acid in stomach, what is the empirical formula of the acid produced? ये जो बेटा एस्टर है इसका नाम है मिथाइल ब्यूटानोएट। मिथाइल ब्यूटानोएट कहता है एप्पल का एरोमा है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कहता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो देखें जी, ये बेटा एस्टर हाइड्रोलिसिस हुई, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये फर्ज करें जी यहां से ब्रेक डाउन हो गया, ये वाटर से इसने OH लिया, OH लेके अल्कोहल बना दिया, H बेटा इसके साथ आ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 2 3 4 4 कार्बन है और उसके डबल हाइड्रोजन है, यानी 3 to 5 to 7 और 1 8 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो C2H4O ये इंपेरिकल फार्मूला बन गया उस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस से बनता है। तो देखें जी ये चार्ली ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो 124 का चार्ली आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 125, a unit cell having lattice point at the center of each face in addition to the lattice point at the corner is called। बेटा हर फेस के सेंटर में जब आ जाएगा तो ये फेस सेंटर्ड हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पे तो होना ही है, लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर तो रहना ही है, लेकिन जब वो एट द सेंटर ऑफ ईच जो ना फेस आ जाएगा तो उसे फेस सेंटर कहा जाएगा, जो कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखें यहां पे हर कॉर्नर पे एटम मौजूद है, लेकिन जब वो हर फेस के सेंटर में भी आ जाएगा तो फिर हम इसे फेस सेंटर कहेंगे। तो फेस सेंटर जो क्यूब है उसकी ऑप्शन देखें हमारे पास कौन सी बनती है। क्वेश्चन नंबर 125 में पहली ऑप्शन ही फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है और यही बेटा इसका आंसर है। जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें सिर्फ एट कॉर्नर होते हैं, जो बॉडी सेंटर उसमें कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होता है, और एंड सेंटर में जो है ना वो एंड पे भी जो है ना वो मौजूद होते हैं, हर एंड पे। तो 125 का अल्फा आंसर है जी। 126 है बेटा, मेनी एंजाइम कंटेन अ प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड। प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के साथ अटैच होता है उसे एपो एंजाइम कहा जाता है, यानी अल्फा ऑप्शन। तो 126 का आंसर है जी अल्फा ऑप्शन, एपो एंजाइम। 127, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एक्सेप्ट। कहता है सारी बातें रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में ठीक है सिवाय एक के।
पहली ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर टेकन एज यूनिटी। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है? ये स्पीड ऑफ रिएक्शन है जब आप रिएक्टेंट की कंसिडरेशन को 1 कंसिडर करते हैं, कि अगर उनकी कंसिडरेशन को 1 मोल बना लें या कंसिडर कर लें तो उस वक्त जो भी स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। अल्फा ऑप्शन ठीक है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो बीटा ऑप्शन उसने फार्मूला लिखा हुआ रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के से डिनोट किया जाता है और इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ये ठीक है। चार्ली ऑप्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखा हुआ है, इट्स यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड होता है, यहां पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया है, गलत हो गया। और दूसरी तरफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के नीचे लिखा हुआ है इट्स यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये गलत है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, इसका जो यूनिट होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट भी चेंज। तो चार्ली ऑप्शन बेटा इनकरेक्ट है, पहली दोनों ठीक है। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, इट्स वैल्यू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो कहता है जी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, बाद में चेंज होकर कम हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहती है अंडर गिवन कंडीशन, तो ये भी ठीक है बेटा। तो 127 का सिर्फ चार्ली इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है बेटा। 128 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटीन, कहता प्रोटीन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन है दे आर एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड, ये भी ठीक है। चार्ली ऑप्शन है मेनी प्रोटीन्स एक्ट एज लिविंग कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, दीज एंजाइम डिक्रीज द रेट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शन, कहता है बहुत सारे प्रोटीन जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं जिनको एंजाइम कहते हैं, और ये एंजाइम डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो ये गलत है बेटा। तो 128 चार्ली ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा ऑप्शन है एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन इन नेचर, ये ठीक है। तो 128 का चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, बेटा ये बुक में जो ना टेबल बना हुआ है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो KSP की वैल्यू है वो लिखी हुई है, वो है 3.3 इंटू 10⁻⁻⁹, फिर मोल्स का स्क्वायर डेसीमीटर की पावर -6, तो 129 का अल्फा ऑप्शन। तो ये चूंकि डाटा है तो डाटा याद करना पड़ेगा, 129 अल्फा आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट। बेटा आर्गोन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है। सल्फर जब S8 की शक्ल में होगा तो जाहिर है वो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जब बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो पोलराइजेबिलिटी की वजह से उसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो S8 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना है, फिर उसके बाद P4 आना है, फिर Cl2 आएगा और एंड पे आर्गोन आएगा। तो इस लिहाज से सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन और आर्गोन, ये बेटा चार्ली ऑप्शन बनता है जो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है। तो 130 का चार्ली आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 131 है द pH वैल्यू ऑफ द टीयर इज 7.4 एंड इट्स pOH वैल्यू इज, ये बेटा आप जानते हैं कि pH और pOH मिलके 14 होता है। कहता है जी टीयर की जो हमारे पास pH वैल्यू है वो उसने हमें दे दी है और pOH वैल्यू उसने हमसे पूछी है, जो pH वैल्यू वो 7.4 है, तो हम यहाँ पे 7.4 लिख देते हैं। pOH हमने कैलकुलेट करनी है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, pOH 14 माइनस 7.4 यानी 6.8 के करीब हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो 6.8 जो है वो हमारे पास किस ऑप्शन में लिखा हुआ है जी, ये सॉरी 6.6 बनेगा क्योंकि 14 में से माइनस करना है, तो 6.6 अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास है जी 4.6, बीटा ऑप्शन है 6.6, ये इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन 7 और डेल्टा ऑप्शन 7.6, तो ये 6.6 इसका आंसर बनता है। तो 14 माइनस 7.4 6.6 यानी बीटा ऑप्शन। 131 का बीटा ऑप्शन। 132 व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन 68 ग्राम्स ऑफ H2S, कहते हैं H2S के 68 ग्राम्स में कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे। तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड निकालने का फार्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड निकालने का फार्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। अब H2S में सल्फर का हाइड्रोजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो इसका जो उसने हमें मैस दिया हुआ है वो मैस कितना है, वो 68 ग्राम है बेटा। 34 सल्फर का मैस होता है 32, 2 हाइड्रोजन 34 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 और एक मॉलिक्यूल में 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो ये 34 इसे कैंसिल हुआ, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 6 24 10⁻23 यानी 2.4 10⁻24 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 132, इसमें आंसर बना 2.4 10⁻24 यानी अल्फा ऑप्शन। तो 132 अल्फा आंसर है जी। 133 रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू, पहली ऑप्शन है डिक्रीज यील्ड, कैटलिस्ट के भी यील्ड को जो ना वो चेंज नहीं करता। डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। चार्ली ऑप्शन इंक्रीज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ये भी गलत हो गया। इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा ऑप्शन है, यही बेटा इसका आंसर है 133 डेल्टा आंसर। 134 लिथियम नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस, सेकंड चैप्टर सेकंड ईयर में लिथियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन बताई हुई है। ये देखें लिथियम नाइट्रेट अगर डिकम्पोज होता है तो लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, 3 चीजें बनती हैं। अब पहली ऑप्शन है लिथियम नाइट्राइट, तो ये तो आंसर नहीं बनता। लिथियम नाइट्राइट जो है वो इसका प्रोडक्ट होता ही नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन नहीं है। बीटा ऑप्शन में लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है और यही बेटा इसका आंसर मैच कर रहा है, तो 134 का बीटा आंसर। 135 the product of the concentration of the each ion in a saturated solution of the sparingly soluble salt at 298 Kelvin raised to the power of their relative concentration is, जब आप बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन और उनका प्रोडक्ट, बस जब आप उसको किसी नंबर पे या किसी चीज पे जो डिवाइड नहीं कर रहे तो ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला बनता है, यानी अल्फा ऑप्शन। क्योंकि Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, उसमें आयंस जो एसिड के बनते हैं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की जो ना वो हमारे पास कंसंट्रेशन आनी है। Kw में वाटर जो है वो Kw H आयन OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वो आ जाती है। Kb में जो है ना वो आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेसिस है, तो वो बेस के जो आयंस बनते हैं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस आती है। तो 135 में उसने सिर्फ कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऑफ ईच आयन बस उसको डिवाइड बाय जो ना वो नहीं बताया, और आगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जिक्र किया, तो सॉल्ट के लिए KSP ही होता है, यानी 135 का अल्फा आंसर है। 136 है बेटा द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, पैरामैग्नेटिक नेचर बेटा डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पहली ऑप्शन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, गलत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर इजीली इजेक्टेड, ये भी गलत। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बेटा इसका आंसर बनता है 136 का चार्ली ऑप्शन, और डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत है। तो 136 चार्ली ऑप्शन। 137 है the rate constant of the first order reaction is 5 into 10⁻⁻4 per second. If the initial concentration is 0.10 moles, then the initial rate of the reaction is, तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू Ka की वैल्यू है 5 into 10⁻⁻4 और A कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.1। 0.1 का मतलब है 1/10। 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको यहां मिटा के 10 की पावर -1 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5 into 10⁻⁻5। ये बेटा उसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा 5 into 10⁻⁻5। तो ये ऑप्शन जो है वो पहली ऑप्शन ही है जिसे ये मैच कर रहा है, और 137 का अल्फा ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 138 है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग, पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अल्फा ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बीटा रिड्यूसिंग एजेंट है, चार्ली ब्लीचिंग एजेंट है, डेल्टा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पे आंसर अल्फा ऑप्शन। 139 है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को हम Kw से मेंशन करते हैं, जो कि अल्फा ऑप्शन है। pKa जो है वो एसिड्स की जो है वो वैल्यू होती है, Kc जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और pKb जो है बेस के लिए होती है, तो 139 अल्फा ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140
कंसिडर द फॉलोइंग जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को कंसिडर करें जो आपके सामने है। पहली स्टेटमेंट है दे हैव लो डेंसिटीज, ठीक है। दूसरी है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ठीक है। दे आर जनरली रिमेन अनरिएक्टिव, ये भी ठीक है। दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो कहते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, ये भी ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो सारी बातें ठीक है बेटा। डेल्टा ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, तो 140 डेल्टा ऑप्शन। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।